दोस्तों, आशापुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव के एक हरे भरे और सबसे व्यस्त चौराहे पर सुबह की धूप और पक्षियों की चहचहाट हवा में घुलती थी। उसी चौराहे पर रामू की चाय की दुकान थी, जो कि छोटी सी लकड़ी से बनी हुई थी। उस दुकान के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ भी था, जो कि लोगों को धूप में छांव देता था। रामू की चाय की महक और उसकी सादगी लोगों को सुबह की शुरुआत और शाम का सुकून देती थी। उसकी दुकान सिर्फ चाय का अड्डा नहीं, बल्कि गांव की कहानियों, हंसी और खुशी का ठिकाना भी थी। अरे श्याम भाई, आज फिर लेट हो गए। आप ऐसे ही लेट हो जाते हैं और हर बार आपकी चाय ठंडी हो जाती है। जल्दी आओ, वरना ये चाय भी ठंडी हो जाएगी। अरे रामू भैया, तुम्हारी चाय ठंडी हो या गर्म, वो तो अमृत ही है। जब तक मैं आपकी चाय ना पीऊं ना, तब तक मेरा दिन सही से शुरू नहीं होता है। अगर ऐसी बात है तो ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। रामू के दुकान पर कविता नाम की एक लड़की आती है। कविता एक बहुत ही होशियार लड़की होती है, जो अक्सर वहाँ चाय पीने आती रहती है। रामू चाचा, मुझे भी एक चाय देना और मेरी चाय में अदरक डालना। आज मेरे सर में हल्का सा दर्द है। अरे कविता बेटी, मैंने तुमसे कितनी बारी कहा है कि ज्यादा पढ़ाई का तनाव मत लिया करो। और वैसे भी तू तो डॉक्टर बनने वाली है और तू ही सिर दर्द की शिकायत कर रही है। लो, तुम्हारी स्पेशल अदरक वाली चाय तैयार है। रामू के दुकान पर हर दिन ऐसी ही रौनक रहती थी। श्याम जो गांव का डाकिया था और कविता जो स्कूल की सबसे होशियार लड़की थी, ये दोनों रामू के सबसे पुराने ग्राहक थे। दुकान पर लोग चाय की चुस्कियों के साथ गांव की छोटी बड़ी बातें करते। लेकिन एक दिन गांव में एक नई हवा चली। लेकिन उसी गांव में एक बड़ा व्यापारी रमेश भी रहा करता था, जो कि अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रघु, मैं एक बहुत बड़े काम के बारे में सोचा है। अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। और इस गांव की किस्मत भी चमक जाएगी। आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है सेठ जी? मैं गांव के चौराहे की जमीन खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, जहाँ मैं एक बहुत बड़ा मॉल बनाऊंगा, जिसमें हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन सेठ जी, उस चौराहे पर तो मॉल बनाना बहुत ही मुश्किल है। वहां पर कई सारे लोगों की छोटी छोटी दुकानें हैं, खासकर रामू की चाय की दुकान, जहां दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। अरे तो क्या हुआ, हम मॉल बनाने के लिए उस चाय की दुकान को वहां से हटा देंगे। एक छोटी सी चाय की दुकान हटाने में हमें कितना वक्त लगेगा। उसके बदले में हम रामू को एक बड़ी रकम भी तो देंगे ना। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि रामू मान जाएगा। उसके लिए वो चाय की दुकान खुद के घर से कम नहीं है। अरे वो क्यों नहीं मानेगा, मैं कल ही उससे बात करके देखता हूँ। रमेश अगले दिन रामू से बात करने का फैसला करता है। अगले दिन जब शाम को रामू के दुकान पर भीड़ कम थी, तब रमेश रामू की दुकान के पास पहुंचता है। अरे सेठ, कहो कैसे आना हुआ? क्या आप मेरी चाय पीना चाहेंगे? मैं आपके लिए एक स्पेशल चाय बनाता हूं, बोलो। अरे नहीं रामू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। जरूरी बात? आपको मुझसे भला क्या जरूरी बात करनी है? मैं इस जगह पर एक बहुत बड़ा मॉल बनाना चाहता हूँ, जिसमें गांव का बहुत भला होगा। गांव में नया रोजगार पैदा हो जाएगा। बस तुम्हें ये चाय की दुकान यहाँ से हटानी होगी। उसके बदले में मैं तुम्हें एक अच्छी रकम दूंगा, जिससे तुम्हें खुशी होगी। क्या कहा आपने? ये दुकान हटानी होगी? मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता।
यह दुकान मेरे लिए सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं है, बल्कि गांव के कई लोगों की खुशी की जगह भी है। और फिर ये मेरे बाप दादा की निशानी भी है। मैं इसे कैसे हटा सकता हूं? देखो रामू, सिर्फ भावनाओं में ऐसे फैसले नहीं लिए जाते हैं, बल्कि दिमाग से सोचकर फैसले करने चाहिए। सोचो, इसमें तुम्हारा बहुत फायदा होगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं सेठ जी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये दुकान यहां से नहीं हटा सकता हूं। भले ही मैं इस दुकान से ज्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। अरे तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? सोच लो, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर तुम नहीं माने तो ये जगह मुझे किसी और तरीके से मिलेगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है, लेकिन रमेश की धमकी से रामू बहुत परेशान हो जाता है। उसे चिंता होने लगती है कहीं दुकान उसके हाथ से ना चली जाए। इस बात से रामू को रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन वो ये बात कविता को बता देता है। ये तो बहुत गलत बात है रामू चाचा, कोई ऐसे किसी की जमीन पर कैसे कब्जा कर सकता है? इस बात को सरपंच जी को बताना होगा। सरपंच जी तो बहुत समझदार हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। चलिए हम उनके पास ही चलते हैं। हाँ रामू भैया, कविता बेटी ठीक कह रही है। अकेले लड़ने से क्या होगा? गांव की ताकत एकजुट हो तो सेठ रमेश भी हार जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें सरपंच जी से बात करनी होगी। ठीक है, अगर तुम दोनों कहते हो तो चलो सरपंच जी से बात करते हैं। शायद वो हमारी कुछ मदद कर पाए। उसके बाद रामू, श्याम और कविता मिलकर तीनों सरपंच जी के घर पहुंचते हैं। सरपंच जी, जिनका नाम हरि सिंह था, गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। वो हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए काम करते थे। रामू, मैंने सुना है कि सेठ रमेश तुम्हारी दुकान पर नजर गड़ाए है। बताओ, क्या बात है? आपने बिल्कुल सही सुना है सरपंच जी। सेठ रमेश मेरी दुकान को हटाकर मॉल बनाना चाहता है। मैंने मना किया तो धमकी दी कि वो किसी कीमत पर वहां पर मॉल बना कर रहेगा। सरपंच जी, रामू चाचा की दुकान सिर्फ उनकी नहीं, पूरे गांव की शान है। हम इसे कहीं नहीं हटने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कविता, तुम्हारा जोश अच्छा है, लेकिन रमेश जैसे लोग पैसों के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। हमें दिमाग से काम लेना होगा। सरपंच जी ने रामू को हिम्मत दी और कहा कि वो इस मामले को गांव की पंचायत में उठाएंगे। लेकिन उसके बाद रमेश अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। उसने गांव के कुछ लालची लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने रघु को गांव में अफवाह फैलाने को कहा कि रामू की दुकान से गांव का विकास रुक रहा है। कुछ लोग रमेश के पैसे के लालच में आ गए। सुना रामू, रमेश सेठ ने इस जमीन पे जो मॉल बनाने का फैसला किया है, हमें उससे सहमत होना चाहिए। इसी में गांव की भलाई है। सभी छोटे दुकानदारों ने फैसला किया है कि सब मिलकर हम हमारी जमीन मॉल बनाने के लिए देने वाले हैं। तुम लोग सेठ रमेश को अपना ईमान बेच चुके हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी भी हालत में मेरी दुकान नहीं हटाऊंगा। तुम बहुत गलती कर रहे हो। अगर पंचायत में सभी गांव वाले तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए तो तुम्हें यहां से दुकान हटानी ही होगी। ये कहकर वो दुकानदार वहाँ से चला जाता है और रामू सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद सेठ रमेश और रघु अपने घर में बात कर रहे होते हैं। सेठ जी, मुझे लगता है कि आपको जमीन की जिद छोड़ देनी चाहिए। हम चाहे तो पास वाले में भी मॉल बना सकते हैं। उल्टा वहां मॉल बनाने से हमें ज्यादा फायदा होगा। अब बात सिर्फ फायदे की नहीं है, बल्कि उस रामू की जिद की है। वो मेरे सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं उसे झुका के ही रहूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे लगता है कि इस वक्त हमें हमारे फायदे के बारे में सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है। रामू को वहाँ आया देखकर सेठ रमेश और रघु काफी हैरान हो जाते हैं।
अरे रामू, तू यहाँ? कहो, यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैंने बहुत सोचा और इसके बाद मैंने यही फैसला किया है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। जब सभी दुकानदार तैयार हो गए हैं तो मेरे अकेले का विरोध करके क्या फायदा। रामू, तुम्हारे इस फैसले से मैं सच में बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो चलो, इन कागजात पर अपना अंगूठा लगाओ। सेठ रमेश जमीन के कागजात पर रामू का अंगूठा लेता है और उसके बाद रामू वहाँ से चला जाता है। देखा रघु, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस रामू को झुका के रहूंगा, और मैंने वो कर दिखाया। अब मैंने उसका अंगूठा भी ले लिया है, और अब मैं उसके चाहे तो बहुत कम पैसों में उसकी जमीन ले भी सकता हूँ। लेकिन इतनी जल्दी ये रामू मान कैसे गया? क्योंकि रामू जैसे आदमी के पास दूसरा और कोई रास्ता हो सकता है क्या? दिन ढल जाता है और उसी रात सेठ रमेश के घर में चोरी हो जाती है। एक अनजान चोर रमेश के घर की तिजोरी को तोड़कर काफी पैसे चुरा ले जाता है। अगले दिन रामू कविता और श्याम के साथ पंचायत जाता है, जहां मॉल के बारे में फैसला होना था। पंचायत में सरपंच जी और रमेश भी आए होते हैं। आज हम यहाँ सेठ रमेश के इस गांव में मॉल बनाने के विचार के बारे में फैसला करने के लिए आए हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पूरे गांव को ये बता देना चाहता हूँ कि रामू उसी जगह मॉल बनाने के लिए तैयार है। ये सुनकर गांव के सभी हैरान हो जाते हैं। जो लोग रामू के पक्ष में होते हैं, उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता। सेठ रमेश जो कह रहे हैं, क्या वो सच है रामू? हमें जवाब दो। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता सेठ क्या बोल रहे हैं। मैं अब भी यही कहूंगा कि मैं मेरी दुकान वहां से नहीं हटाऊंगा। रामू, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे अपनी बात से मुकर नहीं सकते हो। तुम ये मत भूलो कि मेरे पास सबूत है। तुमने खुद कागजात पर अपना अंगूठा लगवाया था। ये सब झूठ है। मैंने कभी भी जमीन के कागजात पर अपना अंगूठा नहीं लगवाया। सेठ जी, अगर आपने इतना बड़ा झूठ बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तभी वहाँ पर रघु आ जाता है और वो धीरे से सेठ को कुछ बताता है। सेठ जी, रात जो आपके घर पर चोरी हुई थी, उसमें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि आपके जमीन के कागजात भी चोरी हुए हैं, जिस पर रामू ने अंगूठा लगवाया था। तो इसका मतलब ये सब रामू की चाल थी। उसने जानबूझकर हमारी बात मनाने का नाटक किया ताकि वो पंचायत के सामने हमें झूठा साबित कर सके। मुझे इस रामू पर पहले ही शक था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। सरपंच जी, ये रामू झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे फंसाया है। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ, नहीं तो रामू से माफी मांगो। सेठ जी, भले ही आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आपको ऐसी किसी पर आरोप करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है। जो सबूत थे वो चोरी हो गए हैं। सेठ जी, आप मुझ पे ऐसे आरोप मत लगाइए। मैं तो एक भोला भाला चाय वाला हूं। मैं सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करना जानता हूं। तुम कितने चालबाज हो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक ईमानदार और गरीब इंसान को खरीदना चाहा है और पूरे गांव की खुशी पर घाव करने की कोशिश की है। अब मैं पूरे गांव के सामने ये फैसला करता हूं कि तुम्हें इस गांव में तो क्या, किसी भी गांव में मॉल बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सरपंच रामू के पक्ष में फैसला लेते हैं और मॉल बनाने के प्रस्ताव को हमेशा के लिए रद्द कर देते हैं, जिससे रामू की जिंदगी में खुशी वापस से लौट आती है। एक दिन रामू और सरपंच जी बात कर रहे होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। अगर आप मेरा साथ ना देते तो हम ये कभी नहीं कर पाते।
हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही गांव में खुशी कायम है। तुमने ऐन वक्त पर दिमाग लगाया और कागजात चोरी करने की योजना बताई, जिस वजह से हम कामयाब हो पाए। इसमें धन्यवाद की क्या बात है सरपंच जी। जो दुकान हमें खुशी देती हो उसको बचाना तो हमारा कर्तव्य है। दुकान को बचाने की वजह से रामू समेत पूरा गांव काफी खुश होता है और रामू वापस खुशी से अपना काम करने लगता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।